हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह का चैप्टर 3 कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। हम प्रश्न उत्तर करने से पहले शॉर्ट में कविता के विषय में जान लेते हैं कि कवि कविता में क्या बताना चाहता है, ताकि हमें प्रश्न उत्तर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले हम कविता के विषय में जान लें, फिर उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कवि ने अपनी पहली कविता को चिड़िया, फूलों और बच्चों के माध्यम से कविता का महत्व बताया है, और दूसरी कविता में कवि ने कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबर, भारी भरकम, समझ में न आने वाले पूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सके। कवि कहता है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार हमने कविता को शॉर्ट में देखा और समझा। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक घर के देने के माने क्या है। भाई, इस कविता के माध्यम से हमें बताना है कि इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर व अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। भाई, सब घर एक घर देने के माने क्या है। भाई, इसका मायना क्या है, इसमें बताया है कि इस शब्द का अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है कि भेदभाव, अंतर और अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते। भाई, बच्चे जब खेलते हैं वो किसी दूसरे बच्चे के साथ उसके धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा कुछ भेदभाव नहीं करते, वो अपने खेलने में मगन होते हैं। उसी प्रकार हमें भी भेदभाव, अंतर और अलगाववाद को समाप्त करना चाहिए। उसी प्रकार कविता को भी किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। भाई, एक कविता को भी किसी एक वाद यानी वाणी की या सिद्धांत की, वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए। कविता को भी अपने शब्दों का खेल है। भाई, कविता जो है वो अपने ही शब्दों का खेल है। कविता का कार्य समाज में एकता लाना है, ना कि भाषाओं के शब्दों के जाल में फंसना है, जिससे लोग उस भाषा को, कविता को समझ ही ना सके। तो कविता स्पष्ट और सरल भाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। अथवा यह प्रश्न इस तरह भी बन सकता है, कविता के बहाने उसकी उड़ान और उसके खिलने का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, उत्तर, कवि ने बताया कि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, इसी प्रकार कविता भी हर जगह पहुंचती है। उसमें कल्पना की उड़ान होती है। भाई, चिड़िया के जैसे पंख होते हैं, वैसे कविता में कल्पना भी एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है। कवि फूल खिलने की बात करता है। दूसरे शब्दों में कविता का आधार प्राकृतिक वस्तुएं हैं। भाई, कविता का आधार क्या होता है, कल्पना का आधार क्या होता है, प्राकृतिक वस्तुएं। वह लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करती है। भाई, कविता जो है, जैसे फूल अपनी खुशबू से लोगों को मुग्ध करता है, उसी तरह कविता भी लोगों को अपनी रचनाओं से मुग्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कविता और बच्चे की
समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? भाई कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? दोनों को कैसे हम समानांतर रख सकते हैं? उत्तर, कविता और बच्चों की क्रीड़ा, कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। भाई कविता का भी स्थान व्यापक होता है, भाई एक लिमिट स्थान होता है, और बच्चों के खेलने का स्थान भी एक लिमिट होता है, स्थान व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते। भाई जब बच्चे खेलते कूदते हैं ना, वो किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, वे हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेल सकते हैं। भाई वो हर जगह, वो जगह नहीं देखते, समय नहीं देखते, और वे खेलने के तरीके को नहीं देखते, बस उन्हें खेलना है तो खेलना है। उन पर कोई सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। भाई शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य आदि उपकरण होते हैं, खेलने के, जो शब्द खेलने के होते हैं। इसमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं, इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। भाई कवि अपनी कल्पना में कुछ, कहीं तक भी कुछ भी कल्पना कर सकता है और कविता में उतार सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कवि कहता है कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, उनका जीवन भी निश्चित होता है, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। भाई कवि कहता है इस कविता में कि फूल एक निश्चित समय पर खिलते हैं, एक निश्चित समय होता है उसके खिलने का भी, उनका जीवन भी, जो जीवन होता है फूल का, वो भी निश्चित होता है कि इतने समय तक ही वो जीवित रहेंगे, परंतु कविता के खिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, उसके जीवन अवधि असीमित होती है। भाई कविता की तो जीवन अवधि असीमित होती है, वे कभी नहीं मुरझाती, कविता कभी भी नहीं मुरझाती, उनकी कविताओं की महक सदैव फैलती रहती है। भाई कविताओं की महक तो सदैव ताउम्र फैलती ही रहती है। प्रश्न नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाई भाषा को यहाँ सही ढंग से बरतने के लिए कहा गया है, तो उसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका अर्थ यह है कि कोई भी रचना करते समय कवि को आडंबरपूर्ण, भारी भरकम, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई कवि को कोई भी कविता की रचना करते समय किसी भी समझ में ना आने वाली, पाठकों के समझ में ना आने वाली भाषा का, शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें भाषा सरल, सहज प्रयोग में लानी चाहिए। अपनी बात को सहज व व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कवि की भावना को समझ सके, आम लोग उस कविता में कवि की भावना को समझ सके कि वो कविता के माध्यम से उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। प्रश्न नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। भाई बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? भाई कभी कभी भाषा के चक्कर में हमारी सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? आंसर, उत्तर, बात का अर्थ है भाव। भाई यहाँ बात का अर्थ बताया गया भाव, हमारे भाव कैसे, हम भाव को कैसे प्रकट करें, भाषा उसे प्रकट करने का माध्यम है। भाई भाव को हम भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। दोनों का चोली दामन का साथ है। भाई दोनों का साथ ऐसे है कि चोली पहनी तो दामन पहनना पड़ेगा, दामन पहनी तो चोली पहननी पड़ेगी। भाव और भाषा का चोली दामन का साथ है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है।
किंतु कभी कभी जो होता है हम भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं, सीधी सादी बात, सरल बात भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है भाषा के चक्कर में। इसका कारण यह है कि मनुष्य शब्दों के चमत्कार में उलझ जाता है, वह इसे गलत फहमी का शिकार हो जाता है। भाई वो भाषा के चक्कर में गलत फहमियों का शिकार हो जाता है, उसे स्पष्ट रूप से बता नहीं पाता कि कठिन और नए शब्दों का प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाई वो गलत फहमियों का शिकार हो जाता है और कठिन और नए शब्दों के प्रयोग से वह अधिक अच्छे ढंग से अपनी बात कह सकता है। भाव को कभी भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। भाई भाव, जब हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं तो उसमें हमें भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भाषा का साधन नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। बात की चूड़ी मर जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। पहले कॉलम में हमें बिंब और मुहावरा दिया गया है, दूसरे कॉलम में हमें विशेषता दी गई है। बात का चूड़ी मर जाना यानी बात में कसावट का ना होना, हमें मैच द कॉलम करना है। नंबर 2, बात की पैच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी बात को पकड़ में ना आना। भाई बात का पकड़ में नहीं आना, जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता ना, वैसे ही बात भी शरारती बच्चे की तरह खेलता है और बात भी पकड़ में नहीं आती। पेच को कील की तरह ठोक देना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। जब हम बात में भाषा का प्रयोग कर लेते हैं और बात बिगड़ जाती है तो वो पेच की कील की तरह ठोक दी जाती है, बस बात को बोल दिया जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। भाई बात का बन जाना क्या होता है, कहना और भाषा का सही सामंजस्य यानी सही मिलान होना। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के आसपास के प्रश्न। बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित है। वही बात से, जो बात कवि कहना चाहता है उससे कई मुहावरे प्रचलित है। कुछ मुहावरा को प्रयोग करते हुए लिखो। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। बात का बतंगड़ बनाना, कालू यादव का काम बात का बतंगड़ बनाना है। बात का धनी होना, मोहन की इज्जत है क्योंकि वह अपनी बात का धनी है। बात रखना, सोहन ने मजदूर नेता की मांग मानकर उसकी बात रख ली। नंबर 5, बात बढ़ाना, सुमन अब सारी बातें यहीं खत्म करो क्योंकि बात बढ़ाने से तनाव बढ़ता है। यहाँ पर हमें मुहावरे बताए हैं कि मुहावरों को हमने सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, जो हमारे कविता में यूज हुए हैं उससे मिलते जुलते हमें बात के ऊपर मुहावरे बनाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्याख्या करो। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाई कवि कहता है कि वह अपने भाव को प्रकट करने के लिए नए शब्दों तथा नए उपमानों में उलझ गया। भाई अपने भाव को प्रकट करने के लिए नए नए शब्दों, उपमानों और नई भाषा में उलझ गया। इस कारण शब्द जाल में वह भाव की गंभीरता को खो बैठा। भाई इस नए शब्द जाल में वह अपने भावों की गंभीरता को, भाव को जो प्रकट करना चाहता था उसकी गंभीरता को खो बैठा और केवल शब्द चमत्कार में भाव खो गया कवि आकर्षक व प्रभावी भाषा में ही उलझा रह गया, उसकी गहराई समाप्त हो गई। प्रश्न,
आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। यह विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अपने आसपास की आधुनिक युग में कविताएं हैं जो उनकी चर्चा स्वयं करेंगे। नेक्स्ट, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंत की इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। कविता के बहाने कविता में से इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंदुओं की तलाश करें। भाई, पंत ने इस कविता में मनुष्य को प्रकृति से सुंदर व समर्थ बताया है। भाई, पंत ने जो कविता बताई है उसे प्रकृति से सुंदर और समर्थ बताया है। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता को फूलों व चिड़िया से अधिक समर्थ बताया है। कवि ने कविता और बच्चों में समानता दिखाई है। मनुष्य में रचनात्मक ऊर्जा हो तो बंधन का औचित्य समाप्त हो जाता है। भैया, पंत और कुंवर नारायण जी की कविताओं का कंपैरिजन किया गया है कि उन्होंने इस कविता को प्रकृति से सुंदर बताया है और पंत जी वो नारायण जी ने कविता को फूलों और चिड़ियों से अधिक समर्थ बताया है। प्रश्न नंबर 2, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताएं। कविता के बहाने कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज को समय की कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यात्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। भाई, ये कविता जो कवि ने लिखी है, कविता के बहाने यह एक यात्रा है। कवि को अपने भाव को प्रकट करने का एक साधन है, संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की गई है। भाई, जिसका कंपैरिजन चिड़िया फूल और बच्चे से किया गया है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। भाई, यहाँ कविता में बताया है कि एक ओर तो प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति जो है, फूल के खिलने का समय निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। भाई, बच्चों के सपनों में, खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। भाई, कविता भी बच्चों की तरह शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। भाई, बच्चों के खेल में तो खेल की कोई सीमा का कोई स्थान नहीं है, पर शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी ये उपकरण होते हैं जिससे शब्द हमारे खेलते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। भाई, किसी भी चीज की सीमा क्यों ना हो, सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या कहता है, अथवा कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कविता बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी के कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। भाई, कविता जो थी बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी के कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। भाई, इस कविता के कोई दूसरा संग्रह संकलित नहीं है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है।
हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। भाई कोई भी बात की जाती है तो उसके लिए खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, भाई पेज को बंद करने के लिए एक निश्चित होल होता है, खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे को प्राय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। भाई आज तक हमने जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में जानते रहे हैं, एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते हैं, उन सब के भी अपने ही विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। यदि हम अच्छी बात और अच्छी कविता को बनाना चाहते हैं तो सही बात का सही शब्द के साथ जुड़ना जरूरी है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। भाई जब हम सही बात को सही शब्दों के साथ जोड़ देते हैं तो हमें किसी बाहरी दबाव की या जरूरत की मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाती है। भाई आसानी से हम उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, बात के भाषा में उलझने पर कवि ने क्या किया। भाई बात जब भाषा में उलझ जाती है तो कवि क्या करता है। जब बात भाषा में उलझ गई तो उसने सारी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा। भाई कवि ने क्या करा, जब बात भाषा में उलझ गई, उसकी कविता भाषा में उलझ गई तो उसने सारी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा। वह पेज को खोलने की बजाय उसे बिना किसी तरीके के कसता चला गया। भाई जब पेज सही ढंग से बंद नहीं हुआ तो उसे वापसी खोल के दोबारा नहीं डाला और क्या करा, उसे गलत तरीके से ही कसते चला गया और इस काम पर उसे लोगों से शाबाशी दी। भाई लोगों ने उस गलत काम करने पर, गलत पेज कसने पर उसे उस काम पर शाबाशी दी। नेक्स्ट प्रश्न, जोर जबरदस्ती करने पर बात के साथ क्या हुआ। भाई जब कवि ने पेज को जोर जबरदस्ती से बंद किया, यानी किसी बात को, कविता को जोर जबरदस्ती से अपना बात को कही, तो उस बात के साथ क्या हुआ। कवि ने जब भावों को भाषा के दायरे में बांधने की कोशिश की, भाई कवि ने अपने भावों को भाषा के दायरे में बांधने की कोशिश की थी तो बात का प्रभाव समाप्त हो गया। वह शब्दों के चमत्कार में खो गई और असरहीन हो गई और उनके भावों ने भाषा के भयंकर रूप को धारण कर लिया। निम्नलिखित पंक्तियों का सौंदर्य बोध स्पष्ट कीजिए। भाई इन पंक्तियों का हमें सौंदर्य बोध स्पष्ट करना है। कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने बाहर भीतर, इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। भाई कवि ने इन पंक्तियों में क्या बताया है। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि कविता प्रकृति से प्रेरणा लेती है और उसके आधार पर ही रचना करती है। फूल कविता के खिलने को नहीं जानते। भाई फूल कविता के खिलने को नहीं जानते और कविता फूल के खिलने को नहीं जानती। वे सीमित समय के लिए जीवित रहते हैं। फूल तो सीमित समय के लिए जीवित रहते हैं, परंतु कविता रूपी फूल अमर है। कविता रूपी फूल असीमित समय तक जीवित रहती है। कविताओं की महक सदा रहती है। कविताओं में साहित्य खड़ी बोली है। कविता का मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। पूरी कविता में लक्षणता है, मुक्त छंद होते हुए भी लय है, मिश्रित शब्दावली है। प्रश्न 2, पंक्तियों का सौंदर्य बोध। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाई इन पंक्तियों में कवि क्या सौंदर्य बोध स्पष्ट कर रहा है वो हमें अपने आंसर में लिखना है। इन पंक्तियों में कवि ने भाषा की जोर जबरदस्ती का वर्णन किया है। कवि
भाषा के सौंदर्य में उलझकर रह गया। भाई कवि जो है भाषा के सौंदर्य में उलझकर रह गया, अपने भावों को सरल सहज से व्यक्त नहीं कर पाया। उसने भाव की अपेक्षा भाषा पर ध्यान दिया और परिणाम स्वरूप भाव की गहराई समाप्त हो गई। भाई वो भाषा में उलझ कर रह गया, जिससे भाव की गहराई तो समाप्त हो गई और भाव भाषा के सौंदर्य में खो गया। कवि ने भाषा की विस्तारता का वर्णन किया है। भाई कवि ने यहाँ पर भाषा की विस्तारता का वर्णन किया है, भाव की गहराई को नहीं बताया। यहाँ पर जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है, चूड़ी मरना लाक्षणिक प्रयोग है, लाक्षणिकता है, साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, मिश्रित शब्दवावली है और भाषा सहज व सरल है, गतिशीलता है, दृश्य चित्र है। प्रश्न नंबर 6, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर जाने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक बताता है कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने के कारण उसका जो मूल प्रभाव था वह नष्ट हो गया। सिद्धांतों व सौंदर्य के चक्कर में मूल भाव भी समाप्त हो गया, उसकी अभिव्यक्ति कुंद हो गई, वह भावहीन बनकर रह गई। यानी लेखक क्या बताता है कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने यानी इधर उधर मोड़कर, साइड इधर उधर रखकर, तोड़कर मरोड़कर हर तरह से उन्होंने देख लिया, उसका जो मूल भाव था वो नष्ट हो गया। यानी भाषा का मूल भाव, भाव का मूल भाव जो है वो नष्ट हो गया था, बात का मूल भाव नष्ट हो गया था। सिद्धांतों व सौंदर्य के चक्कर में मूल भाव ही समाप्त हो गया था। भाई बात इतनी सरल और सहज थी, सीधी थी, उसको भाषा के चक्कर में, सिद्धांतों और सौंदर्य के चक्कर में उसका मूल भाव, बात का मूल भाव जो था वो समाप्त हो गया, उसकी अभिव्यक्ति भी कुंद हो गई, यानी उसकी अभिव्यक्ति भी समाप्त हो गई, वह भावहीन बनकर रह गई। प्रश्न नंबर 7, कवि ने कथ्य को महत्व दी है, भाषा को बात सीधी थी पर के आधार पर तर्क संबद्ध उत्तर दीजिए। आंसर, बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कथ्य को महत्व दिया है। कवि ने कथ्य को महत्व दिया है, बात सीधी थी पर कवि ने जब सीधी व सरल बात को कहने के लिए चमत्कारी भाषा को माध्यम बनाना चाहा तो भाव की अभिव्यक्ति ही नष्ट हो गई, मूल कथ्य पीछे छूट गया और सिद्धांत व सौंदर्य की ही प्रमुख हो गया। भाई जब बात सीधी थी, कवि कहता है कि यह जो वाक्य है, बात सीधी थी पर कविता में, यह जो कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर में कवि ने कथ्य को महत्व दिया है। भाई अपने कहे हुए को महत्व दिया, उन्होंने भाव को महत्व नहीं दिया। कवि ने सीधी सादी बात को भी भाषा के चक्कर में घुमा दिया और उसके मूल भाव को ही नष्ट कर दिया, सिद्धांतों और सौंदर्य के चमक में वो खो गया। तो इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को करा अच्छे से समझा और किया। तो आगे हम इसके MCQs लेके आएंगे। हमने इसका एक्सप्लेनेशन करा, क्वेश्चन आंसर को करा। आप अच्छे से इन वीडियो को समझो और देखो ताकि आगे MCQ करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की वेट करना। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।